everyone, welcome to the official YouTube channel of Agri Coaching Chandigarh. My name is नमनप्रीत कौर और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस वैरायटीज। अभी हाल ही में 4 मई 2025 को यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो कि शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने राइस की 2 वैरायटीज रिलीज करी है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और ये इंडिया की सबसे पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस वैरायटीज है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या नई चीज है, कैसे ये पुरानी वैरायटी से डिफरेंट है, कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए और एक तरह से इंडिया की प्रोडक्शन और एरिया के लिए फ्रूटफुल रहेगी। ओके, सो लेट्स सी ये 2 वैरायटीज कौन सी है, किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो 2 वैरायटीज है, एक तो हमारी है DRR राइस 100 जिसको कमला भी बोलते हैं एंड द सेकंड इज पूसा DST राइस 1। ये दोनों वैरायटीज जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, इसमें हमने क्या करा है, जीन्स को एक तरह से मॉडिफाई करा है। तो एक होती है हमारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटीज और एक होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी हम लोग सेशन में देखेंगे। तो बेसिकली ये जो 2 वैरायटीज है ये अनाउंस हुई थी 4 मई को 2025 में और न्यू दिल्ली में अनाउंस हुई थी बाय आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो कि शिवराज सिंह चौहान है। अब इन्होंने जब ये 2 वैरायटीज रिलीज करी तो इन्होंने एक तरह से टेक्नोलॉजी या फॉर्मूला को अपनाया। इन्होंने बोला -5 एंड +10। कहने का मतलब है इन्होंने बोला कि जो वैरायटीज आई हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि आपका जो एरिया है राइस कल्टीवेशन के अंदर वो 5 मिलियन हेक्टेयर्स तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम एरिया को रिड्यूस कर देंगे क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी लैंड एरिया है, तो कम लैंड एरिया में हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिले, है ना। तो 5 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड एरिया को रिड्यूस करके हम अपना राइस प्रोडक्शन 10 मिलियन टन तक बढ़ा सके, राइट। तो एक तरह से इनका ये ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पे एक तरह से आप एरिया को कम कर रहे हो तो राइस का एरिया कम करके आप वो एरिया बाकी क्रॉप्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब। तो एक तरह से ये एक अच्छा स्टेप था जिसमें हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर रहे अपनी लैंड भी और एक तरह से प्रोडक्शन का भी ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। तो सबसे पहले हमें मालूम पड़ना चाहिए कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स क्या होते हैं और ये राइस में क्या ऐसी नई चीज डाली है हमने जो ये नॉर्मल वैरायटी से डिफरेंट है। ओके, सो जीनोम एडिटिंग बोल दो या जेनेटिक एडिटिंग बोल दो या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल दो, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं या डीएनए प्रेजेंट होता है आपकी वैरायटीज में उसको आप एडिट करते हो। यहाँ पे बेसिकली जो एग्जिस्टिंग जीन है उसी को आप मॉडिफाई करते हो। आप कोई बाहर से नई जीन नहीं डाल रहे हो। जनरली ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो होते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं उनमें हम लोग बाहर से कोई नई जीन डालते हैं, तो एक तरह से ये थोड़ा रिस्की होता है, इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। बट यहाँ पे जो जेनेटिकली एडिटेड वैरायटीज है उसमें हम जो एग्जिस्टिंग जीन है, जो ऑलरेडी मौजूद है जीन, उसी को आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जीनोम एडिटिंग का मतलब हो गया कि यू आर टारगेटिंग अ जीन, एक कोई भी स्पेसिफिक जीन को आप टारगेट कर रहे हो और उसी को चेंज कर दे रहे हो, कोई बाहर से आप फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, CRISPR-Cas9 जो कि बहुत ही आपकी रीसेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली हम स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट करते हैं और उसी को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो कोई सीक्वेंस, इंसर्ट कर सकते हो या फिर मॉडिफाई कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे उसी जीन को चेंज करते हैं, कोई बाहर से जीन नहीं डालते। अब यहाँ पे यही सब बताया गया है। अब इसको एक तरह से जब भी कोई सेफ्टी पैरामीटर्स आते हैं, सेफ्टी रूल्स आते हैं, तो वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बहुत जांच होती है, काफी एथिकल रीजंस होते हैं, तभी उनको परमिशन नहीं मिलती हमारे इंडिया में ग्रो करने के लिए। अभी तक आपने सुना होगा BT कॉटन को ही हम ग्रो करते हैं, राइट, और कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को नहीं ग्रो करते क्योंकि उसमें काफी सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं। बट येस, ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के बारे में, जिसमें आप कोई बाहर से जीन नहीं डाल रहे हो, एग्जिस्टिंग को ही मॉडिफाई कर रहे हो, तो कोई ऐसे खतरे की बात नहीं होती है। नाउ इन 2 वैरायटीज जो हमारी आई हैं, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं कि है क्या इसमें खास। तो सबसे पहली है आपकी DRR धान 100 विच इज कमला। तो ये डेवलप कहाँ पे हुई है, ये आपकी IIRR जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है, वहां पे डेवलप हुई है। और कौन सी वैरायटी से डेवलप हुई है, इसकी पेरेंट वैरायटी कौन सी है, दैट इज सांबा मसूरी। सबने सुना होगा इसका नाम BPT 5204 भी बोलते हैं इसको। तो सांबा मसूरी जो है दैट इज अ वेरी कॉमन वैरायटी जो सब लोग काफी एक्सेप्ट करते हैं, फार्मर्स को भी काफी पसंद है, कंज्यूमर गुड वैरायटी है ये, राइट। तो इसी को हमने मॉडिफाई करा, इसी के जीन्स को मॉडिफाई करा और हमें ये वैरायटी मिली। किस साइंटिस्ट ने डेवलप करा, दैट इज डॉक्टर सत्येंद्र मंगलोतिया।
अब कौन सी जीन को हमने बदला है? जो आपकी एक तरह से जो जीन है जिसको हमने टारगेट करा है, उस जीन का नाम है साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 विच इज CKX2 या फिर GN1A। और इस जीन को टारगेट करके हमने क्या बदला है? दैट इज ग्रेन नंबर पर पैनिकल। एक बाली में आपको एक तरह से कितने ग्रेन्स मिले, ज्यादा ग्रेन्स मिल जाए, इसलिए हमने इस जीन्स को बदला है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज SDN1 बोल दो, SDN2 बोल दो, दैट इज साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। एक स्पेसिफिक साइट को आप टारगेट कर रहे हो, न्यूक्लियस एंजाइम से आप क्या कर रहे हो, जीन्स को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने जीन को एडिट करा और फिर हमने कैरेक्टर को इंप्रूव कर दिया। राइट, क्लियर? तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। जो भी पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये रीसेंट एग्रीकल्चरल न्यूज है और फर्स्ट इन इंडिया है, तो ये आपके काफी एग्जाम्स में हेल्प भी करेगा। नेक्स्ट, की फीचर्स, क्या खास बात है इस वैरायटी के बारे में? तो हमने जो है सांबा मसूरी वैरायटी को देखे तो वो आपकी 145 टू 150 डेज में मैच्योर होती है। और कितनी यील्ड देती है आपको ये? एक तरह से ये 4.5 टन पर हेक्टेयर यील्ड देती है। तो अगर पहले अर्ली मेच्योरिटी की बात करें तो सांबा मसूरी में 150 दिन लगते हैं मैच्योर होने में, पर जो ये आपने नई वैरायटी बनाई है वो 130 दिन तक मैच्योर हो सकती है। तो इट इज अर्ली मैच्योरिटी, 15 से 20 दिन पहले ही मैच्योर हो जाएगी। अब इतने दिन भी पहले अगर मैच्योर हो रही है तो इससे काफी पानी बचता है, काफी फर्टिलाइजर आपका सेव होता है, और एक तरह से यहाँ पे बताया गया है कि 3 इरिगेशंस को आप सेव कर सकते हो। तो उससे कितना पानी आपका सेव हो रहा है? 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ इरिगेशन वाटर इज सेव्ड, जो कि काफी होता है। उसके बाद साथ ही साथ पानी सेव हो रहा है, फर्टिलाइजर सेव हो रहा है, और साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, आपको पता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है आपकी राइस की फील्ड से? दैट इज मीथेन, है ना। तो उसका एमिशन भी कम हो गया है, और अगर मीथेन का एमिशन कम हो जाएगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी एक तरह से उसके लिए भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, अगर मीथेन का एवोल्यूशन ज्यादा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग भी ज्यादा होती है, तो एक तरह से आप इन सब गैसेस का एवोल्यूशन कम कर रहे हो। तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली वैरायटी आपने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 32,000 टन अप्रोक्सीमेटली 20% हमने रिड्यूस करा है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्योंकि आपका एक तरह से जल्दी मैच्योर हो रही है वैरायटी, तो आप इसके बाद क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हो, बाकी क्रॉप्स को भी उगा सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग साइकिल्स को भी फॉलो कर सकते हो। तो एक चीज से आपने काफी फायदे निकाल लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका, दैट इज हायर यील्ड्स। अच्छी यील्ड भी आपको मिल सकती है। पहले जो सांबा मसूरी थी उसमें 4.5 टन पर हेक्टेयर यील्ड मिलती थी, पर अब आपने एवरेज देखा जाए तो 5.37 टन पर हेक्टेयर मिल सकती है। 19% ज्यादा यील्ड आपने इस वैरायटी में अचीव करी है। उसके बाद अगर आप ऑप्टिमल कंडीशंस, अच्छी कंडीशंस है, तो आपको 8 टन पर हेक्टेयर तक भी यील्ड मिल सकती है। उसके बाद हम लोग ग्रेन्स देखे कि एक पैनिकल से हमें कितने ग्रेन्स मिल सकते हैं। अब यील्ड भी मिलती है तो ग्रेन्स की वजह से मिलती है, तो एक तरह से 450 से 500 एक्स्ट्रा ग्रेन्स आप पा सकते हो एक पैनिकल में। फिर सांबा मसूरी की कुकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसी हिसाब से उसकी ये क्वालिटी को हमने रिटेन रखा है। इस वैरायटी में भी बिल्कुल सांबा मसूरी की तरह कुकिंग क्वालिटी और ग्रेन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। फिर ये आप DSR सिस्टम में भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए भी कर सकते हो। अब यील्ड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ये एक तरह से आपकी अर्ली मैच्योरिटी है इसमें, और साथ ही साथ ये आपकी ड्राउट टॉलरेंट और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर्स को भी कभी कभी टॉलरेट कर सकती है। तो इट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट, क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी। उसके बाद नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी भी इसकी अच्छी है, तो काफी फ्रूटफुल और काफी बेनिफिशियल वैरायटी ये साबित हो रही है। नेक्स्ट, आपकी जो दूसरी वैरायटी है दैट इज पूसा DST राइस 1। ये किसने डेवलप करी? दैट वाज डेवलप्ड बाय ICRK, जो आपका IAR है ना, IAR है, दैट इज न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां के साइंटिस्ट ने डेवलप करा है। दैट इज डॉक्टर विश्वनाथन चिन्नुसामी। पेरेंट वैरायटी कौन है इसकी? MTU 1010, मारुतुरे 1010। अब यहाँ पे ये वैरायटी से ही आपकी DST राइस वैरायटी बनी है। नाउ जीन टारगेटेड, इस वैरायटी में हमको बनाने के लिए हमने कौन सी जीन को टारगेट किया था? तो आपने देखा ना यहाँ पे DST लिखा हुआ है, तो हमने DST जीन को ही टारगेट किया है, दैट इज ड्राउट एंड सॉल्ट टॉलरेंस जीन। ये जीन को हमने टारगेट किया, इसमें हमने चेंजेस करे। क्यों करें? ताकि हमारी ये जो वैरायटी जो नई बन रही है दैट इज ड्राउट टॉलरेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट। सैलिनिटी कंडीशंस में, अल्कलाइन कंडीशंस में, ड्राउट कंडीशंस में, ऐसे एडवर्स कंडीशंस में भी ये राइस की वैरायटी अच्छी आपकी अडेप्ट हो जाए और अच्छी आपको प्रोडक्टिविटी दे। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? तो यहाँ पे भी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है, दैट इज SDN1, ठीक है, सेम टेक्नोलॉजी।
की फीचर्स, इस वैरायटी के क्या फीचर्स है, तो यहाँ पे देखा जाए तो मेनली हमने इस वैरायटी को सॉल्ट टॉलरेंट या सैलिनिटी टॉलरेंट बनाया है ताकि स्ट्रेस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी ये अच्छा परफॉर्म करे। तो यू कैन सी हियर अल्कलाइन सॉइल में, सलाइन सॉइल में भी ये वैरायटी बहुत ही अच्छी उगेगी। यील्ड कितनी मिल रही है, नॉर्मल सलाइन सॉइल में उगाओगे तो 9% से ज्यादा यील्ड मिल रही है, अल्कलाइन कंडीशंस में बनाओगे तो 14% प्लस यील्ड मिल रही है, हाई सैलिनिटी स्ट्रेस कंडीशंस में आपकी 30% प्लस यील्ड मिल रही है। और यहाँ पे इस वैरायटी को पानी भी कम चाहिए, राइट, अच्छे खासे एडवर्स एनवायरनमेंट में भी रह पा रही है। फिर स्टोमेटा की डेंसिटी को भी कम कर देती है ताकि ट्रांसपिरेशन भी रेगुलेटेड मैनर में हो। फिर टिलरिंग ज्यादा है, लीव्स बड़ी है, ग्रेन्स भी बड़े साइज के हैं और ग्रेन का आउटपुट भी ज्यादा है, तो इससे क्या होता है, हमें यील्ड ओवरऑल अच्छी ही मिलती है, ठीक है, प्रोडक्शन भी अच्छा ही होता है। तो इस वैरायटी के ये सब की फीचर्स है। तो दोनों वैरायटीज काफी अच्छी साउंड कर रही है एंड वी होप कि ये वैरायटी अच्छी साबित भी हो आगे जब ये इसके सीड्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये रिलीज तो हो गई है वैरायटी, तो क्या मार्केट में आने लगेगी? तो ऑब्वियसली बात है यस, क्योंकि रिलीज हो चुकी है, परमिशन मिल चुकी है, कोई ना कोई बॉडी होती है जो परमिशन देती है ऐसी वैरायटीज को कि वो मार्केट में आ सकती है, फार्मर्स उसको उगा सकते हैं। और एक बार आपकी कोई वैरायटी तैयार होती है जो प्लांट ब्रीडर डेवलप करता है, उसके बाद उसके सीड्स मार्केट में कैसे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड सेफ्टी के बारे में। कौन कौन सी सेफ्टी पैरामीटर्स है, कौन कौन सी अलग अलग चीजें हैं जो देखी जाती है। तो जब भी कोई वैरायटी रिलीज होती है तो उसके ब्रीडर सीड बनता है, फाउंडेशन सीड बनता है, सर्टिफाइड सीड बनता है, IPR एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलती है उस ब्रीडर को उस वैरायटी के लिए, ये सब चीजें होती है, सर्टिफाइड होता है आपका सीड, तब जाके सीड मार्केट में आता है। तो अभी इसे बताया गया है कि एक बार आपकी ये वैरायटी अप्रूव हो ही चुकी है तो अब इस पे आगे काम होगा इसके सीड प्रोडक्शन वगैरह पे और फिर ये मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएगी। नाउ इसके यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या ये सेफ है वैरायटी, आगे इसके कोई साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स होने होंगे, तो इसका आंसर है फिलहाल तो नहीं, क्योंकि चांसेस यही है कि ये आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी है, सो इट इज कंप्लीटली सेफ। और इसमें हमने अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है जो CRISPR-Cas9 है। CRISPR-Cas9 आपकी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को जिसने भी खोजा था तो उनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 2020 अभी रिसेंटली में ही। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसी का इस्तेमाल करके हमने नई वैरायटीज राइस की बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बाहर से DNA नहीं लिया है, कोई भी बाहर से फॉरेन DNA नहीं लिया गया है, आपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन है उसी को मॉडिफाई करा है, ठीक है। तो इसलिए कोई साइड इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बाहर से हमने कुछ डाला ही नहीं है। उसके बाद आपने ये देख ही लिया है कि SDN1, SDN2 मेथड्स को यूज करा है। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये एक तरह से म्यूटेशन लेकर आते हैं, आपकी जो भी जीन है ना उसको बदल देंगे अचानक से, दैट इज उसमें म्यूटेशन ले आएंगे, उसको चेंज कर देंगे, इसलिए यहाँ पे एक तरह से ये सेफ ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही हमारे इंडिया में, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिया का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में था, उसमें एक तरह से आप GMO रेगुलेशंस है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। तो इस एक्ट में जेनेटिकली एडिटेड वैरायटीज जो है उनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड को नहीं करते पर जेनेटिकली एडिटेड को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसी वैरायटीज जो है एडिटेड वाली, उनमें हमें अप्रूवल की एक तरह से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक तरह से अगर ये सेफ टू यूज है तो आप इसको रिलीज कर सकते हो। कौन सी बॉडी अप्रूवल देती है, दैट इज जेनेटिक, यहाँ पे जेनेटिक होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। ये जो बॉडी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये अप्रूवल दे देती है तभी आपकी वैरायटीज ऐसी कंट्री में उग सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फंडिंग। अब बेसिकली जेनेटिक एडिटिंग, ये जो जीनोम एडिटिंग है, हमारी कंट्री इस चीज को कितना एक तरह से सपोर्ट देती है, तो हमारी गवर्नमेंट ने 500 करोड़ इतने पैसों का, इतने फंड्स का इन्होंने एक तरह से एलोकेट करे हैं ताकि जेनेटिक एडिटिंग जो है या फिर जीनोम एडिटिंग जो है इस पे रिसर्च आगे और हो, ताकि और ऐसे माइलस्टोन वाली वैरायटीज को हम लोग बना पाए और इस पे रिसर्च कर पाए, ठीक है। अब इस पूरी न्यूज से हमें की इंटेक्स क्या मिलते हैं, ये मिलते हैं कि ये जो दो वैरायटीज है ये काफी अच्छी साबित हुई, इसमें काफी अच्छे कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट करे हैं, वर्ल्ड के लिए भी आपकी एक अच्छी बेसिकली न्यूज है कि यस, वैसे तो वर्ल्ड में काफी काम हो ही रहा है लेकिन इंडिया ने बहुत ही बड़ी माइलस्टोन को अचीव करा है, ठीक है। तो
तो यू हैव सीन दिस, कितना फंड एलोकेट करा गया है। और यस, एक बार हमने राइस में तो बना ही ली है, अब हमारी रिसर्च बाकी क्रॉप्स के लिए भी शुरू हो गई है, ताकि हम बाकी क्रॉप्स में भी ऐसी वैरायटीज को उगा सके, जैसे कि सोयाबीन, अरहर, तूर, फिर आपका लेंटिल्स, उड़द, ऑयल सीड्स, पल्सेस, इनका भी हम प्रोडक्शन बढ़ा सके और एक तरह से इनकी भी क्वालिटीज को इंप्रूव कर सके। जैसे आप देख ही रहे हो कि इतना हाई टेम्परेचर हो रहा है, आपके अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस तो है ही, तो इतने टेम्परेचर्स पे, इतने अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी आपकी वैरायटी अच्छी सर्वाइव कर पाए, कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन दे पाए, तो ये सब चीजें हम लोग कम टाइम में अगर अचीव करना चाहते हैं तो आपको जेनेटिक एडिटिंग या फिर जीनोम एडिटिंग को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो वी विश कि ऐसी जो हमारी टेक्नोलॉजी है आगे और नई नई वैरायटीज इससे बने। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस न्यूज से हमें क्या समझ में आया, एक तरह से क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कैसे आपकी वैरायटीज और बन सकती है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा, राइट। तो लेट्स टेस्ट योर नॉलेज, है ना। अभी तक आपने जो न्यूज देखी उसको आप अच्छे से देख सकते हो कि क्या क्या हुआ है और कौन कौन से पैरामीटर्स पे हमने ध्यान दिए है। तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। आपका एक बेसिक नॉलेज है, जनरल आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं अबाउट राइस एंड अबाउट जीएमओज या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, विच कंट्री इज करेंटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो ये आपको आता ही होगा, है ना, नॉर्मल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप कह सकते हो राइस का इन द वर्ल्ड। तो क्या वो इंडिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है कि बांग्लादेश है। तो ये हमारा जो प्रोडक्शन के मामले में आता है तो चाइना कम्स फर्स्ट। अगर आप एरिया की बात करोगे तो एरिया में इंडिया इज इन द फर्स्ट पोजिशन, लेकिन प्रोडक्शन में चाइना इज इन द फर्स्ट प्रोडक्शन, ठीक है, इन द फर्स्ट पोजिशन। ओके, नेक्स्ट बात करें हम लोग, व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल राइस प्रोडक्शन। ग्लोबल राइस प्रोडक्शन के केस में इंडिया की कितनी रैंक आती है। अभी हमने देखा चाइना की रैंक तो फर्स्ट है प्रोडक्शन में, तो इंडिया की रैंक कितनी है, सेकंड। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, सेकंड पे इंडिया आता है। हमारे पास सोचो एरिया ज्यादा है पर प्रोडक्शन कम है हमारा, तो इसी चीज को हमें बीट करना है और इसी चीज के लिए ये जो वैरायटीज आई है दैट आर वेरी हेल्पफुल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, which gases are mainly released from fields that contribute to climate change। अब राइस की फील्ड से ऐसी कौन सी गैसेस निकलती है जो क्लाइमेट को बदल रही है, दैट इज योर मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें भी मेनली मीथेन का हाथ है, क्योंकि ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है जैसे मीथेन वगैरह, वो हमारे एक तरह से ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है और हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर इन गैसेस का एमिशन हमने कम कर दिया तो एक तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को भी ठीक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं कि वो कार्बन फ्री इन्वायरमेंट हो जाए, राइट। एक तरह से उसमें कार्बन का एमिशन फ्री हो जाए, ठीक है, कम एमिशन हो कार्बन का। नेक्स्ट, Which body approves GM crops in India? इंडिया में से कौन सी बॉडी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अप्रूवल देती है। तो क्या ये ICR है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, GEAC है कि CSIR है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, दैट इज GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, GEAC ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि GEAC जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये GEAC बॉडी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, दैट इज इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को समझा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आप इसको अच्छे से रीड करना एंड आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल फॉर यू। ऐसे ही हम लोग अमेजिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे भी और भी वीडियोस लाएंगे। एंड इफ यू लाइक द सेशन, आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स पे बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।